गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको प्राइसिंग एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म अर्थात पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कीमत व उत्पत्ति निर्धारण एवं फर्म के संतुलन के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। जैसा कि आपको अपने पूर्व के वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा या पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसा बाजार है जहां अनेक क्रेता विक्रेता होते हैं और समरूप वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। इसके साथ ही यह बताया गया था कि ऐसे बाज़ारों में अन्य फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश, बाजार का पूर्ण ज्ञान, साधनों की पूर्ण गतिशीलता और परिवहन लागतों की अनुपस्थिति जैसी विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार के बाजार का स्वरूप वर्तमान में कुछ कृषिगत पदार्थों जैसे गेहूं या कपास आदि में देखा जा सकता है, जहां अनेक उत्पादक एक सा माल लेकर बाजार में उपस्थित होते हैं। उसमें अकेला वस्तु को कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता, यानी विक्रेता दी हुई वस्तु को स्वीकार करके या उसी वस्तु पर अपना माल बेचता है और अपने कार्यों से वह किसी तरह कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। और इसका कारण यह है कि वह पूरे उद्योग में उसके द्वारा जो विक्रय किया जाने वाला हिस्सा है वह बहुत छोटा होता है, अतः कीमत उसको स्वीकार करनी पड़ती है। इस बाज़ार में कीमत तत्व पर समय का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और हम प्रायः ऐसे बाज़ार की व्याख्या करते समय जिस तरह की मार्शल ने बाज़ारों को 4 भागों में बांटा है। पहला है अति अल्पकाल, दूसरा बाजार है अल्पकाल, तीसरी श्रेणी जो है समय की वह है दीर्घकाल और चौथा है अति दीर्घकाल। इन बाज़ारों के इन समयों के अंतर्गत बाज़ार में कीमत और उत्पत्ति निर्धारण या फर्म का संतुलन अलग अलग दिखाई देता है। हम एक एक बार समय की व्याख्या करना चाहते हैं कि अति अल्पकाल से हमारा तात्पर्य क्या है। अति अल्पकाल वह अवधि होती है जिसमें वस्तु की बिक्री के लिए उपलब्ध मात्रा को नहीं बदला जा सकता। जो सप्लाई है वह दी हुई होती है, इसको में बदला नहीं जा सकता। और ऐसी स्थिति में यानी अति अल्पकाल वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ मार्केट में कीमत पर मांग के परिवर्तन का प्रभाव ही दिखाई देता है, अर्थात मांग के बढ़ जाने पर कीमतें बढ़ जाती है और मांग के घट जाने पर कीमतें घट जाती है। बाज़ार में जैसे स्पेशली दूध है, फल और सब्जियां हैं, मछली आदि, इनकी इस अवधि के अंतर्गत इनकी पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता। वैसे अति अल्पकाल को यदि हम समय के अंतर्गत कहें तो यह 1 घंटा हो सकता है, 1 दिन या 1 सप्ताह या एक निर्धारित महीने या वर्ष के रूप में भी इसे व्यक्त किया जा सकता है। इसका अर्थ हम ऑपरेशनल यानी कार्यात्मक दृष्टि से देखें तो वह अवधि जिसमें वस्तु की पूर्ति मौजूदा जो स्टॉक है उसके बराबर रहती है। यानी गेहूं के लिए यदि हम अति अल्पकाल की बात कहें तो एक फसल से दूसरे फसल के आने के बीच का समय लिया जा सकता है। दूसरा, अति अल्पकाल में उद्योग में जो संतुलन स्थापित होता है उसे बाजार संतुलन कहते हैं। यानी इसमें जो संतुलन होगा उसे हम बाजार संतुलन कहेंगे। और इस अल्पकाल में जो कीमत तय होती है वह बाजार कीमत कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि यह इतनी कम समय अवधि होती है कि इसमें डिमांड जो का प्रभाव है वह सीधा प्राइस पर पड़ता है। और दूसरी चीज़ यह है कि इसमें पूर्ति को बढ़ा पाना संभव नहीं होता। दूसरा काल आता है अल्पकाल। अल्पकाल में फर्म के संयंत्र का आकार तो स्थिर होता है, लेकिन उसका गहन प्रयोग करके इंटेंसिव यूजेज के द्वारा उसमें हम कुछ हद तक मांग के अनुरूप पूर्ति को बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। और यदि किसी कारणवश एक फर्म में वस्तु की मांग बढ़ती है तो फर्म जो है अपने उस उपलब्ध संयंत्र का कुछ हद तक गहन प्रयोग कर सकती है और मांग के अनुरूप पूर्ति को
बढ़ा सकती है। संयंत्र के स्थिर आकार के कारण इसकी लागत पर उत्पत्ति के नियमों का प्रभाव भी दिखाई देता है। अतः उद्योग का अल्पकालीन जो पूर्ति वक्र है वह ऊपर की ओर उठता हुआ होता है, अर्थात वस्तु की कीमत पर मांग के साथ साथ पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। यानी अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र प्रायः स्थिर सा होता है, जबकि इसमें जो है पूर्ति वक्र है वह ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है, जिसका तात्पर्य विद्यार्थियों यह है कि यदि वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसके अनुरूप कुछ हद तक पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। वस्तु की कीमत पर मांग के साथ साथ पूर्ति अथवा उत्पादन की लागतों का भी प्रभाव पड़ता है, और अल्पकाल में जो फर्म का या उद्योग का जो संतुलन होता है उसे हम सामान्य संतुलन यानी शॉर्ट पीरियड नॉर्मल इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, और कीमत जो होती है वो नॉर्मल प्राइस कहलाती है, शॉर्ट पीरियड नॉर्मल प्राइस कहते हैं। अब इसमें किस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत और उत्पत्ति निर्धारित होती है वह हम आपको और अधिक स्पष्ट करेंगे। पहले हम समय के विभिन्न हिस्सों की व्याख्या कर लेते हैं। अब हम लेते हैं दीर्घकाल का समय। दीर्घकाल वह समय होता है जिसमें नई फर्म उद्योग में प्रवेश करती है। चालू फर्म उद्योग को छोड़कर जाना संभव हो सकता है। पुरानी फर्में आवश्यकता के अनुसार अपने संयंत्र के आकार को बदल सकती है। इस काल में यानी दीर्घकाल की जहाँ तक हम बात करते हैं तो दीर्घकाल में मांग में परिवर्तन के अनुरूप पूर्ति में परिवर्तन को एडजस्ट किया जा सकता है, अर्थात वस्तु की कीमत पर अब उत्पादन लागत का प्रभाव भी दिखाई देता है, अर्थात उद्योग में बढ़ती हुई सम्मान और घटती हुई लागतों की दशाएं का कीमत और उत्पत्ति की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। इस अवधि में जो संतुलन होता है उसे हम दीर्घकालीन संतुलन कहते हैं। सामान्य संतुलन की स्थिति होती है और प्रत्येक फर्म जो है संयंत्र के अनुकूलतम आकार का निर्माण करके अनुकूलतम सीमा तक उसका उपयोग करती है, यानी ऑप्टिमम साइज ऑफ प्लांट जो है वह ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचने का प्रयास करती है। और उसमें यह संयंत्र का अनुकूलतम आकार जब तय करती है तो ऐसी स्थिति में न्यूनतम लागत तक फर्म का उद्देश्य होता है कि किस प्रकार लागत को न्यूनतम करें। और अंत में जो मार्शल ने समय बताया वह है अति दीर्घकाल। मार्शल ने अति दीर्घकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्पादन की टेक्नोलॉजी बदल सकती है, नए आविष्कार हो जाते हैं और इसमें नई वस्तुएं नई प्रक्रियाएं सामने आती है। उद्यमकर्ता अपने व्यावसायिक दृष्टि से इस प्रकार काम करते हैं कि वे आविष्कारों और नव परिवर्तनों यानी इनोवेशंस के द्वारा इस अवधि में मांग और पूर्ति की दोनों दशाएं काफ़ी प्रभावित हो सकती है। और ये ऐसी अवधि होती है जिसमें जनसंख्या परिवर्तन है, कच्चे माल की पूर्ति में परिवर्तन है, पूंजी की पूर्ति है, उत्पादन की तकनीकी है, लोगों की आदतें रुचियाँ आदि सब में परिवर्तन की गुंजाइश होती है। कहने का मतलब ये बहुत बड़ा काल माना जाता है। मार्शल ने कीमत सिद्धांत में समय तत्व के महत्व का उल्लेख करते हुए बताया है कि समय जितना कम होता है उतना ही मूल्य पर या कीमत पर मांग प्रभावी रहती है, और समय जितना अधिक होता है उतना ही मूल्य पर उत्पादन की लागत और पूर्ति का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। कहने का मतलब यह है मार्शल के इस समय विभाजन के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि समय जितना अल्पकाल का होगा कीमत पर मांग का प्रभाव उतना ही अधिक होगा, और समय जितना अधिक होगा कीमत पर उत्पादन की लागतों का प्रभाव उतना अधिक होगा। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार अति अल्पकाल में जो है वह फर्म कीमत और उत्पत्ति का निर्धारण करती है। तो विद्यार्थियों अति अल्पकाल बहुत कम समय माना गया है, और ऐसी स्थिति में हम दो प्रकार के अंतर्गत कीमत और उत्पत्ति निर्धारण की बात कर सकते हैं। एक तो वे वस्तुएं जो शीघ्रनाशी होती है, यानी पेरिशेबल जो गुड्स है जिनकी ज़्यादा देर तक हम संचय करके नहीं रह सकते, तो ऐसी स्थिति में उनका पूर्ति वक्र पूर्णतः क्षैतिज होता है। जैसे इस रेखा चित्र में मैंने एस पूर्ति वक्र बताया है, और प्रारंभिक मांग मान लेते हैं डी है, और इस डी यहाँ पर हम डिमांड एंड सप्लाई कह सकते हैं, यहाँ पर प्राइस ले सकते हैं,
और ऐसी स्थिति में मान लेते हैं कीमत तय होती है OP और बाज़ार में मांग और पूर्ति का बिंदु है वह S है। अब यदि किसी कारणवश डिमांड बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में पूर्ति को बढ़ा पाना संभव नहीं होता। D1 जो मांग वक्र है इसके शिफ्ट होने के साथ ही कीमत बढ़कर के P से P1 हो जाती है और उसी स्थिति पर पूर्ति स्थिर रहती है। तो ऐसी अवधि में हम कह सकते हैं कि शीघ्रनाशी वस्तुओं के स्टॉक और पूर्ति में कोई अंतर नहीं होता, पूर्ति पूर्णतः स्थिर होती है। कीमत के कम होने पर या अधिक होने पर पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता। दूसरा, यदि हम अल्पकाल के अंतर्गत बात करते हैं तो वो बात है जो वस्तुएं हैं वो टिकाऊ वस्तुएं जिसे हम कह सकते हैं। टिकाऊ वस्तुओं के अंतर्गत कुछ समय तक जो विक्रेता है वह अपनी स्टॉक को रोके रख सकता है और ऐसी स्थिति में एक निश्चित कीमत मिलती है, उसके बाद अपनी पूर्ति शुरू करता है। और जैसे जैसे टिकाऊ वस्तुएं जिनका की स्टॉक रख सकता है क्योंकि उसे पता है कि ये शीघ्र नष्ट होने वाली नहीं है, ऐसी स्थिति में उनका पूर्ति वक्र इस आकृति का होता है, SS आकृति का। इसमें आप देखिए जैसे डिमांड मान लेते हैं ये डिमांड कर्व है जो आपको दर्शाए गए हैं। प्रारंभिक मांग वक्र DD है और ऐसी स्थिति में प्रारंभिक कीमत मान लेते हैं तय होती है वह जैसे यहाँ दे रखा है P2 और उत्पादन की मात्रा है यानी बिक्री की मात्रा है OQ2। अब यदि मांग वक्र बढ़कर D1 हो जाता है, ऐसी स्थिति में फर्म का संतुलन E1 तक पहुंच जाएगा और चूंकि फर्म है वह मांग के अनुरूप कीमत भी बढ़ा सकती है कुछ हद तक और वो P2 से बढ़कर P1 हो गई और उत्पादन की मात्रा Q1 हो गई। अब Q1 के बाद में जहाँ संतुलन का बिंदु E1 है यहाँ पर वह पूर्ति वक्र पूर्णतः क्षैतिज हो जाता है, ये पूर्ति और स्टॉक स्थिर हो जाता है। इसके बाद में फर्म किसी भी स्थिति में पूर्ति को बढ़ा नहीं सकती। विद्यार्थियों, दूसरी बात आपको यहाँ ध्यान रखने की है कि मान लेते हैं यदि फर्म की कीमत घट जाती है, डिमांड कम हो जाती है, D2 हो गई तो संतुलन E बिंदु पर होगा और ऐसी स्थिति में फर्म को कीमत कम मिलेगी और वह अपनी पूर्ति को कम कर देगा, Q2 से घटाकर Q0 तक कर सकता है और POP या OP0 कीमत हो सकती है। लेकिन यहाँ एक ध्यान रखना है कि OS जो है इस O यानी S बिंदु पर उसकी पूर्ति है वह शून्य है, यानी इसे वह रिजर्व प्राइस कहता है। रिजर्व कीमत पर वो किसी भी तरह की पूर्ति करने को तैयार नहीं है और उसे यह पता लगता है कि ये रिजर्व कीमत कितनी रखी जाए। यह इन बातों पर निर्भर करता है कि भविष्य में उसके कीमतों के बढ़ने की प्रत्याशा कैसी है, विक्रेताओं की नकद राशि की ज़रूरत कितनी है, संग्रह की कॉस्ट कितनी आती है, वस्तु का टिकाऊपन कैसा है, भविष्य में उत्पादन की लागत क्या है। इस बात को रिजर्व प्राइस को प्रभावित करती है। मान लेते हैं कि उसको पता है कि कीमतें भविष्य में और अधिक बढ़ेगी तो हो सकता है कि रिजर्व प्राइस को बढ़ा दें। रिजर्व प्राइस पर पूर्ति 0 के बराबर होती है और रिजर्व प्राइस जो मैंने बताया आपको 3-4 बातें उस पर निर्भर करती है। तो विद्यार्थियों, रिजर्व प्राइस क्या है इसके लिए आपको ध्यान रखना होता है कि अति अल्पकाल में वह कीमत जिस पर विक्रेता अपना माल बेचने के लिए तत्पर नहीं होता है और उस स्थिति में पूर्ति 0 होती है और उसको इस बात का आभास होता है कि यदि कीमत बढ़ जाएगी तो रिजर्व प्राइस को कुछ समय तक बढ़ाकर भी रख सकता है, यानी रिजर्व प्राइस उसकी बढ़ सकती है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताया गया कि परफेक्ट कंपटीशन पर समय तत्व का कितना महत्व है और अति अल्पकाल में फर्म का संतुलन कहाँ होता है, शीघ्रनाशी वस्तुओं के संदर्भ में और टिकाऊ वस्तु यानी ड्यूरेबल गुड्स के संबंध में। आगे हम अपने वीडियो में आपको अल्पकाल और दीर्घकाल में कीमत और उत्पत्ति निर्धारण के संबंध में जानकारी देंगे। आप निरंतर संपर्क में रहें और इस संबंध में कोई समस्या हो तो आप फ़ोन से या व्यक्ति से मिल करके हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।